बाप बेटा दोनों एहसान फरामोश हैं। सलामत भाई की मिल्कियत है ये मकान, और आज अगर वो अपनी मिल्कियत वापस चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपके दोस्त ने आपके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। अरे भाई मैं तो यही समझता रहा कि अपनी बीवी की तरह मलेशिया में ही मर खप जाएगा। अब्बा सारी गलती आपकी है, जिसका खमियाजा आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर उनके मलेशिया जाते ही आप इस मकान का सौदा कर देते और उन पैसों से एक अच्छा मकान बनवा लेते, तो आज इस मकान के साथ साथ आपके उस मुसीबत नुमा दोस्त को झेलना नहीं पड़ता। यार मुझे क्या पता था। इन 30 सालों में जितनी मर्तबा भी मेरी उससे बात हुई है, उसने हमेशा मुझसे ये कहा कि मेरा पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। तो मैंने सोचा कि ये घर अपना ही है। और फिर उसने खुद कहा था, जब तक चाहो जितना अरसा चाहो इस घर में रहो। 30 साल इस घर की हिफाजत की है, चौकीदार बन के। अब उसकी औलाद आके कह रही है कि जी घर खाली कर दे, तो ऐसे थोड़ा ही होता है यार। बाप बेटा दोनों एहसान फरामोश है। उस भले मानस शख्स को एहसान फरामोश कहकर दरअसल हम अपनी एहसानमंदी छुपा रहे। इस मकान की 30 साल हमने चौकीदारी नहीं की, बल्कि इस मकान ने हमें सर्दी गर्मी से महफूज रखा, छत दी है, साया दिया हमें। सलामत भाई की मिल्कियत है ये मकान, और आज अगर वो अपनी मिल्कियत वापस चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या चाहती हो कि हम ये मकान छोड़कर खुले आसमान के नीचे चले जाएं? ये मसला हमारा है, हमें खुद इस पर सोचना चाहिए। जब शहबाज छोटा था उस वक्त से मैं आपको कह रही थी कि अपना ज़ाती मकान बनवा लें, लेकिन आपने तो कभी मेरी किसी बात पे कान ही नहीं धरे। अब तुम पढ़ी लिखी हो के जाहिलाना गुफ्तगू करोगी तो उसका तो कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। मतलब कान धरता तो क्या होता, मकान बन जाता। जाहिर है ना मेरी आमदन पहले थी ना अब है कि उसमें मैं मकान बना सकता। और कान धरने से मकान नहीं बना करते, पैसे से बनते हैं, पैसे से। और फिर इस सलामत के बच्चे ने तो मुझे पहले ही कहा था कि जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। मुझे क्या पता था कि वो अपनी जबान से मुकर जाएगा। अम्मा ये आपका मसला नहीं है, तो आप बीच में मत ही बोले तो बेहतर है। बोले क्यों ना जी, पढ़ी लिखी है तो रोब तो जमाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कमाई से वो अपने शौहर को और जवान औलाद को पाल रही है, तो क्यों नहीं बोलेगी? वो तो बोलेगी। जब शौहर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ना हो ना, तो फिर बीवी को आगे बढ़कर आना पड़ता है। और मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही हूँ। वैसे अब्बा मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, क्यों ना मैं एक वकील को। हाँ ये कुछ बात समझ में तो आती है, करना तो उसूलन ऐसा ही चाहिए। मेरे एक दोस्त है, मुझसे बात करता हूँ, वो एक बहुत अच्छे वकील को जानता है। अब्बा काश मैं आपकी बेटी ना होती। हर दौर में मुझ जैसी बेटी पैदा होते ही रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। अपने माँ बाप की दुनिया ही। क्या बात है बेटा, तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी क्यों है? कहीं डॉक्टर ने फिर कोई नई बात तो नहीं कह दी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आपके दोस्त ने आपके खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया। ये समन आया आपके नाम अदालत की तरफ से। कैसा केस? मेरे दोस्त ने? बेटा जरा खुल के बताओ। आपके देरीना दोस्त वजाहत अली, उन्होंने आपके खिलाफ केस दायर किया है कि आप गुज़श्ता 30 बरसों से उनके मकान पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, और अब जब मकान खाली करने की बारी आई है तो आप मकान खाली नहीं कर रहे। क्या? ये तो सरासर झूठ और धोखा है।
हकीकत तो यह है कि इस मकान में मैंने वजाहत अली को रहने के लिए जगह दी थी। ये तो मेरी खानदानी मीरास है। वो इसे अपना कैसे कह रहा है, और वो ऐसा क्यों कह रहा है? अली, जब से तुमने मेरे इलाज के लिए इस मकान को बेचने की तजवीज दी है ना, मैं तो उस वक्त से परेशान हूं कि ये मेरी खानदानी मीरास बिक जाएगी। बल्कि मैं तो वजाहत अली और उसके घर वालों के बारे में सोच रहा था कि वो लोग कहां जाएंगे। अब्बा, वजाहत चचा जैसे लोग आप जैसे लोगों की सादा लोही और अच्छाई को अपनी मक्कारी की पहली सीढ़ी बनाकर अपना अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। मैंने सोचा था आपकी बीमारी के बारे में उनको बताऊंगा, अपनी हालत की तंगदस्ती के बारे में बताऊंगा तो वो मेरी दिलजोई करेंगे, मुझे थपकी देंगे कि बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको शायद दुख होगा, लेकिन नहीं अब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके तो अंदाज ही बदले हुए थे। अब्बा, उनको हमारी परेशानी का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। और उन्होंने जो कदम उठा दिया है ना, अब हमें भी वकील करना पड़ेगा। सच्चाई को सामने लाने के लिए, झूठ के पर्दे को चाक करने के लिए हमें भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब्बा, आप मुझे इस मकान के कागजात दे दीजिए। बेटा, ये मकान मेरे दादा के नाम था और मेरे बाप ने आज से 40 साल पहले अपने किसी हिंदू दोस्त के पास ये कागजात गिरवी रखवाए थे। उसके घर में आग लग गई और घर के साथ साथ कागजात भी जल गए। अब क्या करें अब्बा? इस तरीके से तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा। वजाहत चचा जैसे शातिर लोग इस किस्म की जालसाजी करने के लिए अपना पूरा मंसूबा तैयार कर बैठते हैं। बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं वजाहत से खुद बात करूंगा इस मामले पर। अभी हम अहमद के धोखे से बाहर नहीं निकले थे कि अब वजाहत चचा हमारे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं कुदरत हमारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब आपने तो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा है ना, फिर आपके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बेटा, ये कुदरत की तरफ से आजमाइश है। हमें सब्र और तहम्मुल से इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा और बेहतरी की दुआ करनी पड़ेगी। यार सलामत, यार कैसे समझाऊं तुम्हें? ओ भाई, इस मकान पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं रहा। सच्ची बात यह है कि पिछले 30 सालों से इस मकान को मैं संभाल रहा हूं, इसकी देखभाल कर रहा हूं, और तुमको मुलाजिम रखता ना यार, तो इतनी तो उसकी तनख्वाह में ही निकल जाने थे पैसे, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा निकल जाते। इस मकान की इतनी कीमत नहीं है। और फिर तुमने तो मुझसे कहा था, तुमने कहा था वजाहत जब तक तुम चाहो, बल्कि सारी जिंदगी चाहे तो इस घर में रहे। अब क्या हुआ है तुझे? अब क्यों अपना बयान बदल गया? मुकर गया है तो बस? देखो वजाहत, तुम बात को गलत सिम की तरफ लेकर जा रहे हो। अगर मैं इस मकान में कोई किराएदार भी रखता ना, तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते, मगर मैं ऐसा नहीं सोचता। मैंने सारी जिंदगी पैसों से ज्यादा दोस्ती और इंसान को अहमियत दी है, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरा मकान बिके, इसलिए कि ये मेरी खानदानी मीरास है, मेरे बुजुर्गों की निशानी है। मगर अली की जिद है कि इसे बेचकर मेरा इलाज कराया जाए। एक तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ये तुम्हारे खानदान की मीरास है और तुम्हारी कोई याद इस पे वाबस्ता है। भाई, अब ये मेरी खानदानी मीरास है, ठीक है, और मेरी इससे यादें वाबस्ता है। ये मेरा घर है, मुझे यहां से कोई निकाल नहीं सकता। अगर किसी की हड्डियों में इतना दम है, अगर है तो चलो निकाल के दिखा दो। वजाहत, तुम तो दोस्ती को छोड़कर सरासर दुश्मनी पर उतर आए हो। मैं यहां तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि झूठ और बुहतान पे जो केस तुमने अदालत में दायर कर रखा है उसे वापस ले लो। बात अगर मकान से निकलवाने की है ना,
तो इसका मैं पूरा हक रखता हूँ कानूनी। ओ भाई, रखता है कानूनी हक तो जा कानून के पास जाके दुहाई दे, तो दरवाजा खटखटा। मेरा दिमाग क्यों खटखटा रहा है भाई, खुदा का वास्ता है, जा जा आराम कर। कह रहा है तबीयत ठीक नहीं है तो जा ना, जा जा यार। देखिए अली साहब, आप मालिकाना हुकूक का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई दस्तावेजात की शक्ल में कोई ऐसा सबूत है ही नहीं कि जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये मकान आपकी मीरास है। तरह तो हम पहली पेशी में ही ये मुकदमा हार जाएंगे और वजाहत अली ये आराम से ये मुकदमा जीत जाएगा। देखिए वकील साहब, मैं दस्तावेजात के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि वजाहत अली के पास जो भी दस्तावेजात हैं वो सब की सब जाली हैं। इस बात की गवाही सब देने को तैयार है कि वो मकान हमारी ही मीरास है। देखिए अली साहब, आपकी बात मैं तो समझ सकता हूं, लेकिन अदालत में काम सबूतों के साथ चलता है, और आपकी ये वजह भी अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी कि आपके मकान के सारे कागजात जल गए। और आपका ये ख्याल भी इतना मजबूत नहीं है कि वजाहत अली जाली कागजात के जरिए ये मुकदमा जीत जाएगा। देखिए, शातिर और मक्कार लोग बेईमानी भी बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं। वकील साहब, आप ही कोई मशवरा दे दीजिए फिर मुझे। एक रास्ता है मेरे पास। जी बताइए। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप वजाहत को किसी तरीके से मेरे पास ले आए। एक बार वो मेरे पास आ गया, बस समझ लें फिर उसके बाद मेरा काम शुरू। तो अली साहब, अब आपने बहुत जल्द अपना काम करना है ताकि हम अदालत में ये साबित कर सकें कि ये मकान वजाहत अली का नहीं बल्कि आपकी मिल्कियत है। जी वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वाली बेटा, बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। आबिद चाचा, आपके घर गया था मैं, वहाँ जाके पता चला कि आप खालिद चाचा के यहाँ आए हुए हैं, तो मैं यहाँ चला आया। असल में मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आप लोग तो जानते हैं जिस मकान में वजाहत चाचा रह रहे हैं वो असल में हम लोगों का मकान है। वालिद साहब के दिमाग में रसोली है, डॉक्टरों ने जल्दी ऑपरेशन का वक्त भी दे दिया है। अब हमारे साथ मलेशिया में भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। हमारी जितनी जमा पूंजी थी, जितना पैसा था, वो सब का सब खत्म हो चुका है। रह दे के एक मकान ही रह गया जो वालिद साहब के नाम है। अगर वालिद साहब का ऑपरेशन बर वक्त ना हुआ तो खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा हो सकता है। वजाहत चाचा ने जाली दस्तावेजात बनाकर अदालत में ये केस दायर कर दिया है कि ये उनकी मलकियत है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। ये मकान मेरे वालिद साहब की मलकियत है, उनकी मीरास है। मैं इस मकान को बेचकर अपने वालिद साहब का इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरे पास उस मकान के कागजात भी नहीं हैं। आप लोग अच्छे लोग हैं, मैं ये तवक्को करता हूँ कि अदालत में आप लोग मेरे हक में गवाही देंगे ताकि वालिद साहब का बर वक्त इलाज हो सके। बिल्कुल बेटा, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। बल्कि सब जानते हैं कि वजाहत को उस मकान में सिर्फ रहने की जगह दी गई थी, उसकी एक ईंट पर भी वजाहत का हक नहीं है। अब आप वकील ने इस बात का यकीन दिलाया है कि गवाहों के तहरीरी बयानों के साथ हम ये केस जीत सकते हैं। काश ये कोर्ट कचहरी की नौबत ना ही पड़ती तो अच्छा था। कितनी तकलीफ उठाना पड़ती है इन मामलात में। अब्बा, ये नौबत हमारी वजह से तो नहीं आई ना, और आपने कितना समझाने की कोशिश की उन्हें। अब उनकी हठ धर्मी और जिद के सामने हम घुटने तो नहीं टेक सकते ना। मुझे तो हमीदा बहन पर तरस आता है। कल को अगर ये मकान हमने बेच दिया
तो सबसे ज्यादा परेशानी हमीदा को होगी। मुझे पता है कि उसका शौहर और बेटा अपना मकान नहीं बनवा सकते। वो बेचारी दर बदर की ठोकरें खाएगी। मेरा तो दिल गवारा नहीं करता कि ये मकान बिके। अब्बा, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, एहसास है मुझे इस बात का। और हमीदा फुप्पो वाकई में नेक दिल और अच्छी खातून है। उनका इस मामले में कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन अब्बा, हम क्या करें? आपकी जिंदगी हम बहन भाइयों का कुल असासा है। और खुदा गवाह है, हम ये मकान किसी को दरबदर करने के लिए नहीं बेच रहे। मैं आज डॉक्टर से भी मिला था। ऑपरेशन के लिए 1.5 माह की मोहलत दी है उन्होंने। अब अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अब अगर ये वक्त भी गुजर गया तो शायद उनसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर कौन होता है फैसला करने वाला? फैसला तो मेरे रब का अटल होता है। जो वो करेगा वही बेहतर होगा। अल्लाह सब बेहतरी करेगा। आबिद चाचा, ये क्या पैगाम भिजवाया आपने कि आप गवाही नहीं दे सकते? एक दिन चाचा, सिर्फ एक दिन में कैसे ये फैसला तब्दील हो गया? देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी को दरबदर नहीं करना चाह रहा, ना ही मैं ये केस जीतना चाह रहा हूं। मेरे वालिद साहब की जिंदगी का सवाल है ये। वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे जिंदगी बचानी है उनकी। आप लोग ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? हमें सलामत की बीमारी का पता है। तुम तो अपने बाप की जिंदगी की दुहाई दे रहे हो। ये बताओ कि दस्तखत करने के बाद हम अपने जवान बेटों की मौत की फरियाद लेकर किसके पास जाएंगे? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? जवान बेटे, मौत, क्या मतलब है इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। शहबाज को भनक पड़ गई थी। उसने धमकी दी है कि तुम्हारे कागजात पर दस्तखत करने के बाद वो हमारे जवान बेटों की गर्दन उड़ा देगा। अली, हम सलामत की जिंदगी की दुआ तो कर सकते हैं पर अंगूठा नहीं लगा सकते। कोई भी बूढ़ा बाप अपने कमजोर कांधों पर जवान बेटे का जनाजा नहीं उठा सकता। समझने की कोशिश करो। समझ लिए मैं। तुम क्यों परेशान हो? शाहबाज कौन होता है कुछ करने वाला? मुमकिन है मेरे रब की यही मर्जी हो। और मेरे रब के हर काम में बड़ी हिकमत होती है। हमेशा हमारी बेहतरी होती है बेटा। और मैं जानता हूं तुम मेरे इलाज के पैसों के लिए परेशान हो ना। बेटा, मेरे रब के पास असबाब की कोई कमी नहीं है। तुम ख्वामख्वाह परेशान होते हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना छोड़ दो। जो मेरा रब चाहेगा वही होगा। अब्बा जान, आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस तरह से केस से दस्तबरदार हो जाना वजाहत अली की जिद और हट दर्मी को मजीद शह देने के मुतरादिफ होगा, और मैं ये हरगिज नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम सलामत भाई। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये क्या? चेक है भाई साहब के ऑपरेशन के लिए, रखो। ये चेक ये कहाँ से आया? ये चेक मैंने अपने प्रोविडेंट फंड से निकलवाए। वैसे भी थोड़े सालों में मेरी नौकरी तो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर इस रकम का क्या फ़ायदा होगा। निकलवाने तो आज भी थे और कल भी, तो आज निकलवा लिए। हमीदा बहन, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मगर ये चेक नहीं ले सकता। क्यों भाई साहब, आप मुझे अपनी बहन नहीं समझते? क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ये चेक नहीं ले सकते। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? ये चेक तुम्हारी उम्र भर की मेहनत का समर है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। सलामत भाई, आपने तो तुम्हारा कहकर एक पल में पराया कर दिया मुझे। अरे नहीं भाई, ये चेक मैं नहीं ले सकता। कल को शहबाज और वजाहत को पता चल गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो दोनों अच्छे होते तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। मेहरबानी करके आप चेक रख लेना। नहीं बहन, जिद मत करो। अच्छा, तो आप इसे हमारे 30 सालों का किराया समझ के रख लें। तुमने 1 मिनट में मुझे भाई से मालिकी मकान बना दिया। ये बात नहीं है भाई साहब। अच्छा, आप ऐसा करें कि इसे आप उधार समझ के रख लें। जब आपके पास पैसे आए तो लौटा दीजिएगा। हो सकता है कि मैं ना लौटा सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये पैसे जरूर लौटाएंगे। अब तो ले लें। भाई साहब ने इजाजत दे दी है, रखो। लो रखो। एक बहन अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? मुझे तुम पर फख्र है। क्या हुआ भाई? हाँ, आज पेशी थी, केस कौन जीता? कोई नहीं। कोई नहीं? क्या मतलब? हमारे वकील ने अदालत से अगली पेशी का वक्त लिया। वजाहत अली के वकील ने अदालत से ये दरख्वास्त की कि अब्बा जान को अदालत में हाजिर होना चाहिए। हमारे वकील ने उनको बताया कि अब्बा जान की तबीयत ऐसी है नहीं जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। हमीदा फूफो कितनी अच्छी हैं, और उनका शौहर तो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका है। उन्हें पता नहीं कि अब्बा कितने बीमार हैं। वो तो कहीं चल फिर भी नहीं सकते। आपको पता है भाई, एक दिन अब्बा वजाहत अली से मिलने के लिए ऊपर गए और उनको चक्कर आ गए और हाँफते हुए वापस आए। रुखसाना, अब्बा जी की हालत वाकई तशवीशनाक हद तक बिगड़ती जा रही है और उस जालिम इंसान को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है। खैर, अगले माह दोबारा पेशी है। तुम अल्लाह से दुआ करो कि अब्बा जी की तबीयत ठीक हो जाए। अल्लाह करे। भाई, आपको क्या लगता है कि हम मुकदमा जीत जाएंगे? पहले तो फिर भी कुछ उम्मीद थी कि इलाके के जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं वो तहरीरी बयान देंगे, केस हमारे हक में चला जाएगा। लेकिन शहबाज ने सबको डराकर धमकाकर उनको दस्तखत देने से मना कर दिया। अब हमारे वकील के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया। शहबाज ने और चचा जान ने जो दस्तावेजात बनवाई हैं उनको जाली साबित किया जा सके, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या ऐसा मुमकिन है भाई? देखते हैं, वकील कोशिश तो कर रहा है। या अल्लाह, मेरी जिंदगी मौत के झूले में झूल रही है।
मेरे सांसों की कमजोर डोर कभी भी टूट सकती है। ऐ मेरे मालिक, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। तूने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया। मुझे मालूम अता की कोई तरस नहीं है। मेरे हाथ फकत तेरी रहमत के लिए उठे हैं। मुझे दुनिया के आगे शर्मसार होने से बचा। मेरी शराफत की सफेद जिंदगी में बोहतान और झूठ का वो मुकाम आया है जहां मैं किसी को मुंह दिखाने से घबराता हूं। तेरी दुनिया मेरी ही मीरास को मुझसे हथियाने का झूठा इल्जाम लगा रही है और मुझे दर पतर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रही है। मेरे मालिक, मुझे दुनिया के आगे शर्मसार होने से बचा। मैं तेरी जात के सिवा किसी और का मोहताज ना रहूं। मुझ हकीक के हक में क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे मालिक, तू ही बेहतर फैसला करने वाला है। बेशक तेरा फैसला दुरुस्त और सच्चा होगा। अब्बा, आज का केस हमारे हक में जाएगा। हम बनेंगे सलामत खान की मिरास के असल वारिस। कितना अच्छा लगेगा। आज आपके हरीफ को अदालत के रूबरू पेश होना पड़ेगा। हाँ, मैंने सुना उसका वकील को कोशिश कर रहा है कि मेरे बनाए हुए दस्तावेजात को जाली साबित कर सके। ये नहीं उसकी समझ में आ रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी कच्चा काम नहीं किया। ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जो पकड़ में आ सके। वैसे अब्बा, इस मकान को बेचकर उन रुपयों से कोई दूसरी जगह अच्छा सा मकान ले लेते। अब तो मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है। अरे भाई, सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सब्र से काम ले। पहले पैसा तो हाथ में आने दे। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी रकम हाथ में आएगी यार। वैसे अब्बा, अब हमें अपना इखलाकी तकाजा भी पूरा करना चाहिए। आप सलामत खान से कह दीजिए कि वो कल शाम तक अपना बंदोबस्त करके मकान खाली कर दे। बिल्कुल। और अपना रहने का ठिकाना कोई और ढूंढ ले। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में मेरी हैसियत न तो बीवी की है और न ही माँ की। और ये भी जानती हूँ कि मेरी बातों का तुम दोनों पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन सलामत भाई की मजबूरी और बेबसी देखकर ये कहने पर जरूर मजबूर हूं कि मकाफात अमल भी कोई चीज होती है। उस वक्त से डरो जब मकाफात अमल के पहिए में तुम दोनों आ जाओ। ओ उस्तानी, तो अपनी जबान को बंद रखा कर। हर बात में बकवास करनी जरूरी नहीं है। जा जाके अपने स्कूल के बच्चे पढ़ा जा। अरे कितनी बार बोला अम्मा तुमसे, मेरे और अब्बा के दरमियान टांग मत अड़ाया करो। भाई आहिस्ता आहिस्ता, नाश्ता से सुकून से कर ले। भाई अभी अदालत जाने में बहुत वक्त पड़ा है। रुखसाना, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब्बा जी के लिए मोटर कार मंगवानी, उनको आज अदालत के रूबरू पेश करना है मैंने। अब्बा जी उठे कि नहीं उठे अभी तक? नहीं, पहले तो जल्दी उठ जाया करते थे, अभी तक नहीं उठे। देखो, तुम एक काम करो, जाओ उनको जाकर जगाओ, जल्दी से तैयारी करवाओ उनको जाके नाश्ता दो ना। जाओ, क्या कर रही हो यहाँ पर बैठकर? अच्छा भाई, मैं उठाती हूँ। या अल्लाह, सिर्फ तेरी जात का आसरा है, अपना करम रखना। अब्बा, अब्बा जान, अब्बा, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा, भाईजान, अब्बा हमें छोड़कर चले गए, अब्बा हमें छोड़कर चले गए। ये दुनिया बहुत जालिम थी। अब्बा के रहने के काबिल ये जगह थी ही नहीं, इसलिए वो बेरहम दुनिया को छोड़कर चले गए। खुदा खैर करे, नीचे रुखसाना के रोने की आवाज आ रही। कहीं खुदा न खास्ता सलामत भाई को तो कुछ क्या हो गया होगा? ज्यादा से ज्यादा ये हो गया होगा कि वो मर गया होगा। अरे भाई, मरना ही था उसने। उसको पता था कि केस तो उसने हारना ही है।
कब बखत जिंदगी भी हार बैठा। कैसी बातें करते हैं आप। मुबारक हो अब्बा, केस में जीत हमारी होगी। हमारी होनी थी और किसकी होनी। अब्बा हमें छोड़कर चले गए, अब्बा हमें छोड़कर चले गए, अब्बा अब्बा। यार ना ऊंचा क्यों रो रही है क्या करे अब्बा, रोने की सिवा रही क्या। ये क्या है? जब अब्बा जान ही नहीं रहे तो इसकी क्या जरूरत। आपके खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत जरा संभल ले, हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी मीरास है।
हमारी मिरास तो अब्बा जान थे, वो छोड़कर चले गए। अब इस मिरास का क्या करना? आप रहिए यहाँ। सुनो, जैसे तुम्हारी मीरास सलामत भाई थे, वैसे ही मेरी मीरास शहबाज था। वो भी तो मुझे छोड़कर चला गया। तुम दोनों मेरे दुख को समझ सकते हो कि मेरे दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही है। क्या तुम लोग मेरी औलाद बनकर इस घर में रह सकते हो?